डीडी न्यूज पर न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र। देश के कई राज्यों में इन दिनों बाढ़ और बारिश से हालात खराब बने हुए हैं। राहत एजेंसियां बचाव काम में लगी हैं तो राज्य सरकारें भी लगातार कोशिशें कर रही हैं, लेकिन खराब मौसम एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्या है मौसम की चुनौती, दिखाएंगे इस खबर को न्यूज नाइट में विस्तार से। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बाढ़ का हाई अलर्ट, 206 मीटर से ऊपर पहुंचा यमुना का जलस्तर। केंद्रीय गृह मंत्री ने की उपराज्यपाल से बात। मदद के लिए पर्याप्त संख्या में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है मौजूद। दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ क्षेत्र में अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। द्वारका, वलसाड़, भावनगर में भी बारिश का अनुमान। जूनागढ़ में जल प्रलय से जनजीवन प्रभावित, पर्यटकों की आवाजाही पर रोक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एनडीआरएफ का अभियान हुआ खत्म। भूस्खलन के बाद बीते 3 दिन से लोगों को बचाने और तलाशने का चल रहा था अभियान। मूसलाधार बारिश से विदर्भ के जिले भी हुए प्रभावित। कोल्हापुर, रत्नागिरी सहित कई जिलों में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। भाजपा युवा मोर्चा का ममता सरकार के खिलाफ विरोध। कार्यकर्ता की हत्या के बाद उत्तरी दिनाजपुर में 12 घंटे का बंद। तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं हत्या के आरोप। पुलिस ने एक आरोपित को किया गिरफ्तार। मिजोरम सरकार ने राज्य में रह रहे मैतेई समुदाय के लोगों की सुरक्षा का दिया भरोसा। कहा पुख्ता है प्रबंध। मणिपुर में राहत और पुनर्वास के काम में पकड़ा जोर। केंद्रीय मंत्रियों ने विपक्ष से की अपील। कहा संवेदनशील मामलों का ना करे राजनीतिकरण। तमिलनाडु में 20 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की छापेमारी। पीएफआई के संबंध में की गई कार्रवाई। 5 फरार आरोपितों को तलाश रही एजेंसी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आज 23 जुलाई 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का किया था प्रसारण। लोगों को रेडियो के महत्व से अवगत कराने के लिए हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है ये दिवस। चिराग और सात्विक की जोड़ी ने जीता कोरिया ओपन का खिताब। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 से दी शिकस्त। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पहाड़ी राज्यों सहित पंजाब और हरियाणा में हो रही भारी बारिश का असर देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से नजर आने लगा है। यमुना नदी ने फिर से खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिससे यमुना के खादर इलाके में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिगड़े हालात को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को पूरी तरीके से मुस्तैद रखा गया है। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हरियाणा के यमुनानगर के हथिनी कुंड बैराज से 2.23 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण हिंडन और यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
यमुना नदी तो खतरे के निशान को पार करते हुए 206.31 मीटर पर बह रही है। इससे निचले इलाके में रह रहे लोगों से बार बार जगह खाली करने की अपील की जा रही है। वहीं हिंडन नदी के किनारे के कुछ निचले इलाकों की बस्तियों में पानी घुस गया है। यमुना नदी का एक बार फिर से जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना के खादर के इलाके हैं, वहां पर पानी भरने से रिहायशी इलाकों के जो लोग हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा है। कल यमुना में हथनी कुंड से 2,51,887 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उसके बाद यमुना का जलस्तर बढ़ गया। हालांकि मौसम विभाग ने अगले हफ्ते में आंशिक बारिश की संभावनाएं जताई है, लेकिन उसके बाद भी खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। दिल्ली में पहले ही भीषण बाढ़ की जद में आने से कई घर पानी में डूबे हुए हैं, या फिर वो अभी इस हाल में नहीं है कि लोग वापस वहां जा पाएं। ऐसे में फिर से बढ़ते यमुना के पानी ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों के इंतजार को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पंजाब, हरियाणा समेत पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। Talk about the northwest India, we are expecting it will increase after 48 hours by shifting of the monsoon trough, specifically western end of the monsoon trough towards north. As a result, Punjab, Haryana, even Rajasthan, we will get heavy rainfall activity, even Uttar Pradesh also. And if you talk about the western Himalaya region also, heavy rainfall spell likely to continue over Himachal and Uttarakhand next 5 days. And if you talk about NCR, Delhi, we are expecting rainfall activity also increase after shifting of the monsoon trough towards north after 48 hours. Thereafter we may get light to moderate rainfall over NCR, Delhi also. कुल मिलाकर अभी दिल्ली को राहत मिलने वाली नहीं है। बाढ़ के हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना से बात की है। ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने लिखा, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना जी से यमुना नदी के जलस्तर को लेकर चर्चा हुई है। जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें उपलब्ध हैं। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद में भी हिंडन का जल स्तर बढ़ने से कुछ निचले इलाकों की बस्तियों में पानी घुस गया है और कुछ घरों को खाली कराया गया है। अभी तक किसी बस्ती में खतरे के स्तर पर पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन एहतियातन लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं और बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में भी भारी बारिश की वजह से अलग अलग इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं। राज्य के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में बीते 24 घंटे में भारी बारिश हुई है। शहरी क्षेत्र जल भराव से परेशान है तो बांधों और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने गांवों को अलग थलग कर दिया है। क्या है गुजरात का इस वक्त बाढ़ से और बारिश से सूरत हाल, देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। नवसारी, जूनागढ़, अहमदाबाद, बड़ोदरा, गुजरात के अलग अलग इलाकों की तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि कैसे यहां पानी ने तबाही मचाई है। बात जूनागढ़ की करें तो शनिवार को हुई भारी बारिश का बुरा असर पड़ा है। जूनागढ़ शहर में शनिवार को 3 घंटे में 15 इंच बारिश दर्ज की गई। इसके बाद शहर में बाढ़ आ गई। रविवार को भी जूनागढ़ बाढ़ के पानी में डूबा रहा। कई इलाकों में सैकड़ों कच्चे मकान गिर गए। बाढ़ की चपेट में आए सैकड़ों जानवरों के शव भी मिले हैं। जूनागढ़ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। लोगों से 24 जुलाई की रात तक बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। जूनागढ़ और आसपास के सभी पर्यटन स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोगों को बांध और चेक डैम से दूर रहने को कहा गया है। जूनागढ़ की पुलिस अधीक्षक निकिता सिरोया ने बताया कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि बिन जरूरी घर से निकलना टालिए, जिससे हम आप सब लोगों को सेफ रख सके और आप भी तंत्र को हेल्प कीजिए, जिसकी वजह से हम भी ये इजीली पॉसिबल कर सके आपको सेफ करने के लिए। रोपवे बंद है, टूरिस्ट को भी हमने यहाँ से रोकना शुरू कर दिया है, जिससे हम सिचुएशन को वर्स्ट होने से बचा सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत कर हालात की जानकारी ली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। भावनगर, नवसारी, जूनागढ़, वलसाड़, द्वारका और राजकोट में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के लिए जो है गुजरात के कई हिस्से में जो है भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें से अगर हम एक्सट्रीमली रेनफॉल की बात करें तो उसके लिए जो है हमने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है अलर्ट जारी किया है, जिसमें से है देवभूमि, द्वारका,
राजकोट, भावनगर, वलसाड और GDNH। अगर हेवी रेनफॉल की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है अत्यधिक भारी बारिश भी होने की संभावना है। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो इसमें भी जो है भारी स्पेल जो है कुछ हिस्सों में हो सकता है। नवसारी में भी बहुत ज्यादा बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। कई इलाके जलमग्न हैं। वहीं अहमदाबाद में भी भारी बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव हो गया है। सड़कों में पानी भरा होने की वजह से पैदल यात्रियों के साथ साथ गाड़ियों का चलना भी दुश्वार हो रहा है। बड़ोदरा में कई इलाकों में जल भराव है। लोगों के घर में पानी घुस गया है। गुजरात के सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बीते 24 घंटे में भारी बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश नवसारी में हुई। नवसारी में 306 मिलीमीटर तो जूनागढ़ में 241 मिलीमीटर बारिश हुई है। रविवार को बारिश रुकने के बाद जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटता दिखा। जल प्रभावित क्षेत्र से पानी निकालने का काम लगातार जारी है। जूनागढ़ में 750 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। भारी बारिश से राज्य में 46 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं, जबकि नर्मदा नदी में 67% से ज्यादा पानी भर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो गुजरात में इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से कैसे कुछ हालात, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी संवाददाता मौजूद हैं। जूनागढ़ से हमारे सहयोगी हनीफ इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा अहमदाबाद से सुमन हमारी सहयोगी मौजूद हैं। हनीफ, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और सुमन भी हमारे साथ में मौजूद है। सुमन, आप क्योंकि अहमदाबाद में मौजूद हैं और पूरे गुजरात के लिहाज से अगर बात की जाए तो किस तरीके की इस समय स्थिति बनी, क्योंकि सबसे ज्यादा खराब हालात जूनागढ़ को लेकर तस्वीरें दिखाई पड़ रही है इस वक्त? बिल्कुल, जैसा कि दृश्य में हमने देखा भी है कि कल जूनागढ़ में बहुत तेज बारिश हुई और बारिश की वजह से कहीं ना कहीं बाढ़ की स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन आज ये राहत की बात यह है कि आज की बात की जाए तो आज बारिश ने जूनागढ़ में विराम लिया है और कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो सामान्य होती जा रही है। जिस तरीके से दृश्य आप सब देख रहे हैं कि बहुत तेज बहाव के साथ जानवर, गाड़ियां और कई लोग जो है वो वहां पर बह गए हैं। जूनागढ़ में बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत की भी खबर है। साथ ही 1700 लोगों को अब तक स्थानांतरित किया गया है। तो लगातार जो है वो तेज बारिश जारी है। आगे आने वाले दिनों में भी जूनागढ़ के लिए राजकोट, द्वारका, जामनगर, इन सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जहां तक जूनागढ़ की आप बात कर रहे हैं तो वहां पर पिछले कई समय से NDRF और SDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं। जूनागढ़ में 2 NDRF की टीमें तैनात है जो लगातार ही राहत बचाव का काम कर रही है। इसके साथ साथ ही अहमदाबाद हो या फिर राजकोट, भावनगर, इन कई जिलों से भी वहां पर अलग अलग टीमें जो है वो जूनागढ़ में पहुंच रही है, जहां पे व्यवस्था को ठीक करने का काम हो या फिर साफ सफाई का काम जो है वो बड़े स्तर पर किया जा रहा है। लोग जिनको स्थानांतरित किया गया है उन्हें बड़ी संख्या में फूड पैकेट पहुंचाना हो, जो कंट्रोल रूम्स की बात हो तो कंट्रोल रूम भी तैनात किए गए हैं, जहां से लोगों की लगातार जानकारियां जुटाई जा रही हैं। और वही तेज बारिश के चलते जो लगातार 2 दिन गुजरात में तेज बारिश हुई है, इसके चलते कई जो रास्ते हैं, लगभग 302 रास्ते ऐसे कहे जा सकते हैं जो बंद किए गए थे। कच्छ और पोरबंदर में भी रास्ते जो है वो हाईवे जो है वो बंद किए जा चुके थे। तो लगातार स्थिति बारिश की वहां पर बनी हुई थी। आज जूनागढ़ में बारिश की स्थिति थोड़ी सामान्य है, जिसके चलते अब थोड़ा सा लोग सामान्य स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन लगातार ही काम किया जा रहा है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कल रात गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी बैठक की और सभी जिला कलेक्टरों से ही संदेश उनको दिया, जितनी जल्दी हो सके, जितनी बड़ी संख्या में लोगों को स्थानांतरित किया जा सके। जो नीचे के विस्तार है जहां पर लोग फंसे हुए हैं, वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। सुमन, आप बनी रही हमारे साथ में। हमारे सहयोगी हनीफ भी इस वक्त जूनागढ़ से ही हमारे साथ जुड़ गए। हनीफ, हमने जब जूनागढ़ की तस्वीरें देखने को मिली तो किस तरीके से सड़कों तक या रिहायशी इलाकों तक पानी कितनी तेजी से गया, लोगों के घरों में घुसा और वो तस्वीरें विचलित करने वाली थी। गाड़ियां बहती नजर आई, कई बार तो मवेशी बहते हुए नजर आए। अभी क्या स्थिति है और कैसे अब आगे और दिक्कत ना होने पाए, प्रशासन किस प्रकार के इंतजामात कर रहा है? ये बिल्कुल जूनागढ़ है वो पहाड़ी इलाका है सौराष्ट्र में। यहाँ पे गिरनार का बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ पे गिरिमाला है और जूनागढ़ का जंगल है और आए दिन यहाँ पे बारिश होती रहती है, मगर ऐसी बारिश कभी किसी ने न देखी है न कभी किसी ने अनुभव किया है। मानते हैं कि 3 घंटे में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई और जंगल में जो बहुत ही बारिश हुई, उनका जो सैलाब आया वो एक फ्लैश फ्लड की तरह जूनागढ़ में आ गया और घरों की दीवारों को तोड़ के
पानी ने रास्ता बना लिया, एक घर के बाद दूसरा घर की दीवार तोड़ के ऐसे, और इस तरह से जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो गए और बहुत ही तबाही मच गई। क्योंकि जूनागढ़ जो है पहाड़ी इलाका, मैंने कहा तो वहां पे पानी इतना आता ही नहीं है, पानी बह जाता है जितनी बारिश होती है, मगर फिर भी यहाँ पे एक साथ इतना पानी बहा तो बहुत ही इलाकों में पानी घुस गया। लोगों ने मौका भी नहीं रहा उनकी चीजें बचाने का। आपने जो सोशल मीडिया की जो फुटेज देखे होंगे, सोशल मीडिया में जो वायरल हुए कि जो गाड़ी थी, कार थी, बाइक थी वगैरह जो है वो तो खिलौने की तरह बह रहे थे। तो इस तरह से ये मंजर हुआ और अभी हालात ठीक है, बारिश रुक गई है और सरकार की ओर से बहुत ही बड़ा काम अभी शुरू कर दिया है कि जूनागढ़ जिला खूबसूरत शहर है। जी हनी, अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या जैसे दिखाई पड़ रहा संभवतः पीछे बारिश रुकी हुई है, आपके पीछे ट्रैफिक भी सामान्य नजर आ रहा है, तो क्या स्थिति अब जूनागढ़ में सामान्य हो गई है या अभी भी कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ जिसका निकाले जाने का इंतजार किया जाना बाकी है? जी बिल्कुल सामान्य हो गया है। अभी जो इलाकों में जो निचले इलाकों में जो मकान गिरे हैं, कहीं पे पानी अभी भी भरा हुआ है, तो वहां पे गुजरात गवर्नमेंट ने और जितनी भी महानगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका है, उनका स्टाफ को यहाँ पे भेजा है सरकार ने और सब जगह पे सफाई काम चल रहा है, कहीं पे बचाव कार्य हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा, और स्वैच्छिक जो संस्था एनजीओस है वो एनजीओस ने भी फूड पैकेट लोगों को पहुंचा रहे हैं, जो असरग्रस्त लोग हैं उनको हेल्प की जा रही है। तो इस तरह से अभी सामान्य होता जाएगा और 1-2 दिन में कंप्लीट सामान्य हो जाएगा। लोगों में भी हौसला है क्योंकि सरकार की ओर से जो मदद मिल रही है उनसे लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है और अभी बहुत सारे इलाकों में अच्छा काम हो गया है और जितने भी जो है इलाके उसमें जो नुकसान हुआ था उनका अभी सब अच्छा काम हो रहा है सरकार की ओर से। जी हनीफ आप रहिए, सुमन हमारी सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। सुमन, जूनागढ़ ही नहीं बल्कि अगर सौराष्ट्र या अन्य इलाकों के लिहाज से बात करें तो मौसम का पूर्वानुमान क्या है और क्या जो भी इलाके हैं वहां पर यातायात फिलहाल सुचारू रूप से चल पा रहा है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ को लेकर किस प्रकार से एक तरीके से अलर्ट पे रखा गया है? क्या कुछ इंतजामात उस तरीके से प्रशासन की ओर से किए गए? जी बिल्कुल, राज्य में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 9 टीमों को तैनात कर दिया गया है। वहीं सौराष्ट्र की बात की जाए तो जूनागढ़ तो बेशक हम जानते ही रहे हैं कि जूनागढ़ में तेज बारिश है, साथ ही देवभूमि जो द्वारका है, जामनगर है, इन इलाकों में भी भारी बारिश जो है वो हुई है और आगे भी आने वाले 3 दिनों में मौसम विभाग का यही अनुमान है कि जो द्वारका है, वलसाड़, जूनागढ़, जामनगर, भावनगर, इन सभी जिलों के लिए, राजकोट के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं भरूच की बात की जाए, सूरत की, नवसारी की, इन सभी को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। और जिस तरीके से हवामान विभाग ने, मौसम विभाग ने अपनी आगाही कही है और कहा है कि आगे आने वाले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है, तो उसके चलते प्रशासन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जगह जगह पर कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं और जो लोग नीचे के विस्तार में रहते हैं, क्योंकि ऊपरी विस्तार से पानी नीचे के विस्तार में छोड़े जाने से वहां पर काफी मुश्किलों को लोगों को सामना करना पड़ रहा है, तो वहां से जितना जल्दी हो सके उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। और साथ ही जिस तरीके से हनीफ फोकत जी ने भी बताया कि जो अन्य जिलों की जो नगर पालिका की टीम है वो भी जगह जगह पहुंचाई जा रही है कि जहाँ पे जो नुकसान हुआ है, साथ ही में कई एनजीओ जो है वो अपनी स्वेच्छा से आकर आगे लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं और फिलहाल जो है कंट्रोल रूम तैनात है। वहीं गांधीनगर में जहां पर कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी जो है वो समीक्षा बैठक की, सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशन दिया, मार्गदर्शन दिया और वहां से भी कंट्रोल रूम्स को जो है वो उनसे मार्गदर्शन वहां पे दिया जा रहा है और सभी लोगों से भी यही अपील की जा रही है, सभी जिलों कलेक्टर यही अपील कर रहे हैं कि अगर जरूरी काम ना है तो वे अपने घरों से बाहर ना निकले और आगे आने वाले 2 दिनों में इन सभी जिलों के लिए जो देवभूमि द्वारका है, जामनगर है, राजकोट है, जूनागढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी हनीफ, किस तरीके से जूनागढ़ को लेकर इस समय स्थिति है, क्योंकि लोगों को एकदम से अचानक से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके लिए उन्होंने तैयार नहीं थे, लेकिन अब जब स्थिति आई है उसके बाद में साफ सफाई का काम हो या अन्य प्रकार के जो कोशिशें हैं, सरकार और जो स्थानीय लोग हैं मिलकर उसको किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अब बिजली भी सारे इलाकों में क्या है या नहीं उसको लेकर भी एक तरीके से चिंता रहती है, उस सबको लेकर क्या एक अपडेट इस वक्त का?
अब हम बात करें तो PGVCL है यहाँ पे, गुजरात बीज कंपनी, उसने बिजली शुरू कर दिया। अभी किसी भी इलाके में अंधेरा नहीं है और 2-3 जगह पे ऐसा है, बाकी सब जगह पे पूर्ववत कर दिया गया है और रेस्क्यू का काम भी चल रहा है, सफाई का काम भी चल रहा है। और यहाँ पे जूनागढ़ है, बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल है। यहाँ पे रोपवे है, गिरनार की पहाड़ी है, यहाँ पे जंगल सफारी होती है, तो यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं और यहाँ का नजारा देखने के लिए बाहर से सैलानी और लोग आते हैं, टूरिस्ट। तो इनके लिए अभी कलेक्टर ने 144 का वो ऑर्डर दे दिया है और यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, इसलिए जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको रोका जा रहा है, क्योंकि अभी जो रेस्क्यू का काम करना है वो रेस्क्यू हो जाए, उनके बाद ये सब शुरू होगा। तो अभी बहुत ही अच्छा काम हो रहा है और सरकार की ओर से मैंने आपको बताया कि जिस तरह से गुजरात की सभी महानगर पालिका है, अहमदाबाद है, राजकोट है, सूरत है और बाकी जो नगर पालिकाएं है, उनका जो स्टाफ है सभी रेस्क्यू का, सफाई का, फायर ब्रिगेड का, सबको जूनागढ़ में लगा दिया है। तो लगभग 1-2 दिन में तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ, ऐसे अनुमान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही सामान्य जीवन पटरी पर लौटेगा। हनीफ, आपका बहुत शुक्रिया जूनागढ़ से हमारे जुड़ने के लिए। इसके अलावा सुमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरे गुजरात के बारे में जानकारी देने के लिए। अहमदाबाद से सुमन हमारे साथ जुड़ी थी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। और ब्रेक के बाद अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। उफरा रही नदियों का पानी कई गांवों में घुस गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों में इंदौर समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन में हल्की बारिश होने के आसार हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है। उज्जैन में शिप्रा, बुरहानपुर और बैतूल में ताप्ती नदी उफान पर है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी पर बना हथनूर पुल डूबने से 10 से ज्यादा गांव जिले के संपर्क से कट गए हैं। और हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में किस तरीके की इस समय सूरत हाल है बाढ़ और बारिश को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए अजीत, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक तरीके से चिंता पैदा करता है। जो है मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी कर रहा है, क्योंकि जब से मानसून आया है 24 जून से यहाँ पर, उसके बाद से लगातार बारिश का दौर जो है पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। रुक रुक के बारिश हो रही है, जिस कारण से जो प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, बेतवा है, कालीसिंध है, वो उफान पे चल रही है और जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी जल भराव की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो रही है। खासतौर पर जो बरसाती नदियां हैं उनमें बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, जिस कारण से तमाम दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं, क्योंकि जब बरसाती नदी में पानी बहुत जल्दी बढ़ जाता है और लोग उसको पार करने की कोशिश करते हैं और वहां आसपास जो लोग रहते हैं वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में बन रही है। आज मौसम विभाग ने 10 से ज्यादा जिलों में, जिसमें कि इंदौर भी शामिल है, अलर्ट जारी किया था, जहां पर कि भारी बारिश की चेतावनी जो है वहां पर दी गई थी। साथ ही अन्य जो जिले हैं वहां पर भी अलर्ट जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मैं आपको बता दूं कि उज्जैन में कल बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, कल और परसों की राजधानी की पिछले 48 घंटे में, जिस कारण से महाकाल मंदिर तक में पानी अंदर तक आ गया था। इसके अलावा क्षिप्रा नदी, जो कि अक्सर बहुत कम पानी उसमें रहता है पूरे सीजन में, उफान पर चल रही है। इसके अलावा ताप्ती नदी जो है वो उफान पे चल रही है। साथ ही नर्मदा भी जो है वो भी उफान पर है, जिस कारण से जो
निचले इलाके हैं वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया है, वहां से उनको एहतियातन वहां से हटा लिया गया है। करीब 250 से 300 परिवार जो है उनको वहां से रेस्क्यू किया गया है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि जो भी निचले इलाकों में जो लोग हैं उनको समय रहते वहां से हटा लिया जाए, वहां से रेस्क्यू लिया, जिससे कोई अप्रिय घटना वहां पर ना हो सके। इसके अलावा मध्य प्रदेश में देखिए लगातार जो बारिश हो रही है वो हालांकि रुक रुक के हो रही है, लगातार नहीं हो रही है। बावजूद इसके जो है अभी तक मध्य प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश जो है दर्ज की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जो जिले हैं वहां पर अभी औसत से 20 से 25% ज्यादा बारिश जो है अभी तक दर्ज की गई है। हालांकि पूर्वी इलाके जो है वहां पर 8 से 10% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। और जो रीवा संभाग के जो जिले हैं, सतना है और जो दूसरे जिले हैं वहां पर हालांकि कम बारिश है, लेकिन जो पश्चिमी इलाका है, जो मालवा का इलाका है, वहां पर लगातार बारिश है, जिस कारण से जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। अजीत, एक चीज ये भी क्योंकि चौहान ने समीक्षा बैठक की जी अजीत, एक चीज ये भी क्योंकि औसत से ज्यादा बारिश अचानक से कम समय में दर्ज की जाती है, ऐसे में जो तमाम बांध हैं, जलाशय हैं, उसमें ज्यादा पानी का दबाव रहता है और इस वजह से कई बार उनको छोड़ना भी पड़ता है। तो एक तरीके से संभावित ये होता है कि जो निचले इलाके हैं नदी से जुड़े हुए, वहां पे पानी ज्यादा होगा, बाढ़ की स्थिति बनती नजर आएगी। ऐसे में किस प्रकार से वो एक मैकेनिज्म काम करता है कि हाँ कितना पानी छोड़ा जाएगा, उसके आधार पर क्या स्थिति हो सकती है और कहां से लोगों को रेस्क्यू करना है, इसकी एडवांस प्लानिंग को लेकर किस प्रकार की आप अपडेट हमको दे सकते हैं? देखिए आनंद, जिला जो आपदा प्रबंधन समितियां होती हैं जो कि लगातार निगरानी रखती हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए जिला कलेक्टर्स को कि वो पूरे अपने अपने इलाकों में वो निगरानी रखे बाढ़ के हालातों को लेकर, नदियों को जलस्तर को लेकर, डैम के जलस्तर को लेकर। देखिए आनंद, जो डैम होते हैं, जो बांध होते हैं, उनमें करीब 70 से 75% तक पानी उसमें रखा जाता है, 100 लेवल तक नहीं लाने जाता, जो कि वो खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसी कारण से जो मध्य प्रदेश में जो बड़े बांध है, बरगी बांध है और दूसरे बांध है, वहां से पानी जो है वो छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर कलियासोत एक बहुत बड़ा बांध है, यहाँ पे कुलार एक बहुत बड़ा बांध है जहां पर की पानी पूरा जमा होता है, उसके भी गेट जो है अभी खोल दिए गए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद भी उससे गेट खुलते हैं, लेकिन देखिए बांधों में अगर भले ही वहां पर आसपास बारिश ना हो रही हो, लेकिन जहां से कैटमेंट एरिया से जो पानी आता है वो लगातार जो है जल स्तर बढ़ाता रहता है और जिस कारण से बांध जो है वो लबालब भरना शुरू हो जाते हैं। तो अभी जो मध्य प्रदेश में बांधों की स्थिति है उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां पर जो उसके लिए जो इंजीनियर्स नियुक्त है, वहां पर जो प्रशासनिक अमला वहां पर नियुक्त किया गया है, वो लगातार पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है और साथ ही पूरी रिपोर्ट जो है वो प्रशासन को दे रहा है। साथ ही वहां पर अतिरिक्त निगरानी बढ़ा दी गई है ऐसे इलाकों में, ऐसे बांधों में और नदियों के किनारे जहां पर की ज्यादा पानी जो है आने की संभावना है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है। तो कोशिश की जा रही है कि चीजों को नियंत्रण में रखा जाए। हालांकि अभी तक बहुत ज्यादा विषम स्थितियां नहीं आई हैं, लेकिन देखिए आर्यन, जब बारिश होती है तमाम जलाशय भर जाते हैं और कहीं ना कहीं घटना दुर्घटना होती रहती है। तो पिछले कुछ दिनों में अगर हम बात करें तो लगातार करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के जलाशयों में बहने की खबरें जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में आ रही हैं। अगर भोपाल के पास बात की जाए तो महादेव पानी एक जगह है, वहां पर 3 लोग जो है वो भारी जल बहाव में जो है वो बह गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आसपास की जो इलाके जबलपुर है वहां पर भी इस तरह की घटना जो है सामने आई है। लेकिन बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि अभी बाढ़ वाली स्थिति यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो जरूरी है कि जो जलाशय है उन पर मॉनिटरिंग की जाए, उन पर नजर रखी जाए और ये पूरा किया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाला समय जो होगा वो उसमें तमाम समस्याएं जो है वो नहीं होंगी। इस कारण से एनडीआरएफ जो है, एसडीआरएफ और आर्मी को भी आपस में ज्वाइंट ऑपरेशन। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर ये तस्वीरें वायरल होते हैं, वीडियो वायरल होते हैं कि लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के उफनती नदियों, नालों और उसके पुल के बीच में से निकलने की कोशिश करते हैं और अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं। तो क्या जो ऐसी जगह हैं जहां पे रिस्क है, जिन जगहों को पार करने की जरूरत नहीं है, वहां पे कम से कम पुलिस की तैनाती रहे और लोग इस प्रकार से जान जोखिम में डालते नजर ना आए, क्या उसको लेकर भी इंतजाम? बिल्कुल बिल्कुल उसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं और वहां पर निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। जिन भी नदियों के किनारे से या पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है वहां पर पूरा जो है ट्रैफिक जो है रोक दिया गया है, वहां पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि लोग जो है, देखिए कई बार लोग जानबूझकर या कई बार लोग ऐसा उनको अंदाजा नहीं होता है कि इतना तेज बहाव होगा और उनको जान से हाथ धोना पड़ेगा, वो बह जाएंगे। तो ऐसा दुस्साहस लोग ना करें, इसके लिए भी पूरी मॉनिटरिंग अब की जा रही है और लगातार जो है ऐसे स्थान जहां
पर की जलभराव की स्थिति है या जो रोड के ऊपर से या पुल के ऊपर से पानी जो है वहां लगातार बह रहा है, वहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके लिए जिला कलेक्टर्स को खास निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जहां पर की ऐसी स्थितियां हैं वहां पर वो खास निगरानी रखें, वहां पर खास लोगों को हिदायत दें। कई जगहों पर चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं जहां पर की अक्सर जो है ऐसी स्थितियां हो जाती है जलभराव की, या वहां पर जो पुल के ऊपर से पानी बहना शुरू हो जाता है। क्योंकि अक्सर अभी तक जो सामने जो तस्वीर निकल के आई है, घटनाएं सामने आई है, उसमें यही देखा गया है कि पानी पुल के ऊपर से बह रहा था और लोगों ने वहां से पार करने की कोशिश की और उसके बाद वो दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। बिल्कुल, लोगों को खुद भी अपने आप में एक तरीके से इस बात के लिए सचेत दुर्घटना का शिकार हो गए। बिल्कुल सचेत रहने की जरूरत है, ऐसा जोखिम नहीं लेना होगा। फिलहाल शुक्रिया अजीत, हमारे साथ मध्य प्रदेश का सूरत हाल बताने को लेकर किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनी हुई, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां से आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि हम ब्रेक लें आपको बताते हैं कि आगे हम ब्रेक के बाद आपको क्या दिखाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के रायगढ़ में किस प्रकार से जिंदगियां फंस गई थी बाढ़ और बारिश के चलते, उसकी खबर दिखाएंगे। साथ ही साथ वहां पर चल रहा एनडीआरएफ का जो अभियान है वो भी खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी बारिश और बाढ़ की वजह और भूस्खलन की वजह से महाराष्ट्र की दिक्कतें कम नहीं हुई है। इन सब खबरों पर डालेंगे नजर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। और बात महाराष्ट्र के हालात की, देश के अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र भी भारी बारिश से बेहाल नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं एनडीआरएफ ने महाराष्ट्र के रायगढ़ के ईशान बाड़ी में बुधवार से चल रहे राहत और बचाव कार्य के पूरा होने की घोषणा की है। उफनता हुआ पानी तापी नदी का है, जिसे हथनूर बांध से छोड़ा जा रहा है। भारी बारिश के कारण तापी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि बांध के 41 दरवाजे खोलने पड़े। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके इस वक्त पानी से बेहाल हैं। रत्नागिरी में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं कोल्हापुर में भी चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत खलिहान सब पानी में समा गए हैं, जिससे फसल बर्बाद हो गई है। अब किसानों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। वहीं अकोला में सड़कें, पुल, रास्ते सब पानी में समा गए हैं या फिर तबाह हो गए हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। वहीं यवतमाल के हालात भी खराब हैं। यहाँ भी पानी ने भीषण तबाही मचाई है। पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया है। सप्ताह की शुरुआत से जारी भारी बारिश का दौर अभी आगे भी जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने सोमवार को पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। There is a extremely heavy rainfall already occurs over Gujarat state and Madhya Maharashtra that will continue next 24 hours. Extremely heavy rainfall means more than 20 centimeter. Thereafter, isolated heavy rainfall may continue. वहीं एनडीआरएफ ने रायगढ़ के इरशालवाड़ी में चल रहे राहत और बचाव कार्य के पूरा होने की घोषणा कर दी है। बुधवार को पहाड़ दरकने से एक पूरा गांव इसकी चपेट में आ गया था। तब से एनडीआरएफ यहां दिन रात मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और महाराष्ट्र में किस तरीके से इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से परिस्थिति बनी हुई है, इस पर एक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी योगेश शीतल हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। योगेश, महाराष्ट्र में खास करके रायगढ़ जिले के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जो अभी तक चल रहा था? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो आज खत्म कर दिया गया है। जो पालक मंत्री उदय सामंत, उन्होंने खुद एक प्रेस वार्ता करके इसकी घोषणा की है। कुल 29 लोगों की अब तक डेथ हुई है, जिसमें से 2 फायर ब्रिगेड के लोग हैं और 27 वो लोग हैं जो गांव के थे जिनको मलबे से निकाला गया। कुल मिलाकर 57 लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन कई कारण थे वहां पर इसको कॉल ऑफ करना पड़ा। सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो जहां पर ये पूरी घटना घटी इसालवाड़ी गाँव में, वो बेसिकली पहाड़ के ऊपर है, एकदम पहाड़ की चोटी पर आप कहें तो वहां पे वो गांव है। और एनडीआरएफ वालों ने ये आशंका व्यक्त की थी कि अगर ये ऑपरेशन जिस तरीके से चल रहा है, अगर ये चलता है तो अनदर लैंडस्लाइड, जो दूसरा लैंडस्लाइड है, भूस्खलन है, वो भी हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, साथ में जिस तरीके से मौसम चल रहा है रायगढ़ में अभी भी, अगर आप देखें तो कल के लिए भी जो है वहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अगर बैक टू बैक देखें तो रायगढ़ लगातार ऑरेंज अलर्ट के कैटेगरी में आया हुआ है और वहां लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही है। ऐसे में जो ऑपरेशन था उसको चलाना वहां पे काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लगातार पहाड़ से पानी भी आ रही थी और वहां पे मैनुअल चीजें हो रही थी, वहां पे टेक्निकल चीजें ज्यादा नहीं हो पा रही थी। हालांकि कोशिश की गई थी कि बड़े मशीन, जो हैवी मशीनरी है, उसको अपलिफ्ट करके वहां पर लैंड किया जाए हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन वो इसलिए संभव नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे चॉपर के लिए लैंडिंग करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं था। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मैनुअल चीजें चल रही थी, एनडीआरएफ थी, एसडीआरएफ थी, साथ में थाने के डिजास्टर के लोग थे, वो थे, फायर ब्रिगेड के लोग थे, कई एजेंसी बेसिकली वहां पे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रही थी, लेकिन कुल मिलाकर इस स्थिति में आकर उनको ऑपरेशन कॉल ऑफ करना पड़ा। ये रायगढ़ की बात है। अगर ओवरऑल अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो कोंकण क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। रत्नागिरी को आप देख लें, सिंधुदुर्ग को देख लें, वहां पे क्योंकि वो समुद्र तटीय इलाका है, जब समुद्र की लहरें तेज आती है, हाई टाइड आती है, तो साथ में हैवी रेनफॉल के साथ अगर आप देखें मूसलाधार बारिश हो रही है, साथ में समुद्र की लहरें आ रही है, तो पानी को निकलने का रास्ता नहीं बनता है और सड़कें जो है वो टूटती है, कई गाँव जो है वो प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर स्थिति यहाँ पर भी अभी ऐसी ही है। कोंकण रीजन की अगर आप बात करें, अगर आप मराठवाड़ा रीजन की बात करें तो मराठवाड़ा का जो, अगर आप सतारा को देख लें या उसके ऊपर उस्मानाबाद को देख लें, बीट देख लें, ये सब अगर आप क्षेत्र देख लें तो यहाँ पे भी जबरदस्त बारिश हुई है। लेकिन जिस तरीके की त्रासदी हम देखते हैं वो आमतौर पर फिलहाल इस वक्त नहीं हुई है, आप कह सकते हैं ये एक पॉजिटिव सिंबल है। हालांकि यवतमाल में कुछ लोग फंसे थे तो उनको आज एयरलिफ्ट किया गया है, एयरफोर्स की मदद ली गई है। एक ताजा खबर ये मैं आपको बता दूं कि मुंबई से हजीरा जो एक पोर्ट जा रही थी, जो एक मालवाहक जहाज जा रहा था, वहां पे बोट का इंजन खराब हो गया है। हालांकि कोस्ट गार्ड, उत्पाद के लोग हैं, कस्टम के लोग हैं, सारे जो डिपार्टमेंट है उनको इसकी जानकारी है। रिपेयरिंग का काम चला है, 12 लोग वहां पे फंसे हुए हैं। जो जितने भी एजेंसीज हैं वो वहां पे एफर्ट करेगी किस तरीके से उनको सुरक्षित निकाला जाए। मुंबई से जहाज जो है वो हजीरा जा रही थी। मुंबई की अगर पर्टिकुलर सिटी की बात करें, सिटी में राहत है, बूंदाबूंदी हालांकि बारिश हो रही है आइसोलेटेड प्लेस पे, लेकिन यहाँ के लिए येलो अलर्ट जो है वो है, कल के लिए भी यहाँ पे येलो अलर्ट है, तो ये यहाँ के लिए एक राहत की बात है। ठाणे की अगर आप बात करें, ठाणे में भी कल जो है कल येलो अलर्ट है, लेकिन बाकी अगर आप क्षेत्र की बात करें, मसलन पालघर की बात करें, रायगढ़ की बात करें, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी की बात करें, इन सब जगहों की बात करें तो यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है और यहाँ पे जो है दिक्कत हो रही थी। एक आखिरी बात मैं आपको काफी महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो जो 7 लेक हैं, वैतरना की बात कर लीजिए, मोदक की बात कीजिए, तुलसी, जो अलग अलग लेक है जहां से मुंबई और आसपास के इलाकों को पानी सप्लाई होता है, जो तुलसी लेक है वो पवई का, वो 100% भर चुका है। ये एक राहत भरी बात है, क्योंकि वाटर कट जो है, पानी की जो कटौती होती है वो एक बड़ी समस्या होती है मुंबई के लोगों और आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बाकी जो लेक है, अगर आप कंबाइन देखें तो सारे लेक मिला के अभी 50% भर चुके हैं, लेकिन जब 75% भर जाएंगे तो लोग राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि वाटर कट जो है वो तब भी होता है 50% के बाद भी, लेकिन 75% अगर भर जाता है सारे लेक तो एक राहत की बात हुई। तो कुल मिलाकर ये जो मुंबई और आसपास के जो इलाके ओवरऑल महाराष्ट्र, यहाँ का ये हाल है। जी शुक्रिया योगेश, फिलहाल पूरा एक अपडेट देने के लिए, हमें महाराष्ट्र के सभी तमाम इलाकों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका योगेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात एक बार फिर से दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना नदी के खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिससे यमुना खादर में फिर से बाढ़ का असर दिखने लगा है। बिगड़ते हालात में ताजा स्थिति क्या है, हमारे सहयोगी संवाददाता ओपी यादव इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली का बाढ़ से जुड़ी स्थिति को लेकर अधिक अपडेट के साथ मौजूद है। ओपी, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, क्योंकि पीछे हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और आज रात को लेकर ये लगातार कहा जा रहा था कि रात तक अभी पानी बढ़ता रहेगा, जलस्तर बढ़ता रहेगा।
अभी का अपडेट क्या है, किस निशान तक पहुंचा है और जिन इलाकों में पानी फिर से भरने लगा है, क्या वहां से फिर से दोबारा लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ है, क्या स्थिति? जी, दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ने से यमुना के जो खादर के इलाके हैं, मदनपुर, मयूर विहार और यमुना खादर, इनमें जो आवासीय लोग रहते हैं उनके संकट स्थिति पैदा हो गई थी। इस वजह से उनको दूसरी जगह रिहेबिलिटेट किया गया है, दूसरी जगह उनको स्थानांतरित कर खाने, रहने और अन्य की व्यवस्था की गई है। हथनीकुंड बैराज से कल शाम को 2,51,987 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उसके बाद यहाँ जल स्तर ऊंचा बढ़ गया और एक खतरे के निशान 203.33 से तकरीबन 1 मीटर यानी 6 मीटर ज्यादा बढ़ गया था। तो इसकी वजह से 1 मीटर बढ़ने के बाद इसका स्तर बढ़ने से कई जो आवासीय इलाके हैं और जो खादर के इलाके वहां रहने वाले लोगों को परेशानी हो गई, लेकिन प्रशासन ने उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अर्धसैनिक बलों के साथ आर्मी और नेवी के कई जवान इस काम में लगे हुए थे, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों को दूसरी जगह न केवल शिफ्ट किया बल्कि खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी की। लेकिन अभी भी ये खतरा इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि अगले हफ्ते मौसम विभाग ने यह सूचना दी है कि मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। ऐसे में इससे कहीं न कहीं ये जल स्तर फिर से बढ़ सकता है और जो लोगों को परेशानी होने वाली है उससे उबरने का कोई चांस नहीं मिल सकता। लेकिन आज दिन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से बात की और उनको केंद्र की तरफ से हर तरह की मदद देने का आश्वासन न केवल दिया गया बल्कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अर्धसैनिक बल और गोताखोर अन्य तरह की जो जरूरत की जो एजेंसी जो इस काम में आपदा और राहत के काम में लगी रहती है उनकी पूरी तैनाती करने के साथ साथ हर संभव मदद का आश्वासन दिया। लेकिन जब हम बात करें दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ये अक्सर हर साल होती है, बाढ़ की बारिश आती है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो एहतियात के तौर पे कदम उठाए जाने थे उनमें कहीं न कहीं लापरवाही की वजह से ये स्थिति सामने आती है। अभी हम आईटीओ यमुना ब्रिज पे खड़े हैं और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ब्रिज के दूसरी तरफ जो पानी का जो फ्लो हो रहा है उसके पास गाद जमी हुई है और कई दिनों से ये इसी स्थिति में है। यहाँ पर जो 5 गेट थे उनमें 2 गेट आज खोल दिए गए, लेकिन पानी का जो फ्लो है वो उसी तरह से बना हुआ जो पहले चल रहा था। तो जब स्थानीय स्तर पे वहां जो अधिकारी तैनात से उनसे हमारी बात हुई तो उनको कहना था कि दिल्ली गवर्नमेंट को बारिश से पहले यहाँ जो गाद जमी हुई है सिल्ट उसको हटाना चाहिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई दिल्ली सरकार ने नहीं की। और जो ये ब्रिज बना हुआ उसकी देखरेख का काम हरियाणा सरकार कई सालों से कर रही है और हर साल उसको जिम्मेदारी के तौर पर, मेंटेनेंस के तौर पर दिल्ली सरकार को जो पैसे देने होते हैं, लेकिन बीते कई दिनों से दिल्ली गवर्नमेंट ने इन कर्मचारियों को न केवल वेतन दिया बल्कि इसकी ब्रिज की देखरेख से संबंधित जो खर्चा आता है उसकी भी कोई आपूर्ति की नहीं। इस वजह से इसकी स्थिति पैदा हुई। लेकिन अभी भी हरियाणा सरकार के कर्मचारी न केवल यहाँ जी जान से जुटे हुए हैं बल्कि केंद्र की जो एजेंसी के जो हेल्पिंग हैंड्स बन के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के और जो जवान है वो लगातार इसमें काम करते रहे हैं। और यही वजह कि इस पर पानी का बहाव बढ़ने के बाद भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अर्धसैनिक बल और अन्य तरह की एजेंसियां आपदा राहत एक जानकारी जी आपसे एक जानकारी ये भी चाहेंगे कि क्योंकि जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो दिल्ली में जो पुराना ब्रिज है जिससे यातायात को एक तरीके से बंद करने की बात आती है, उसको लेकर कोई अभी अपडेट, क्योंकि उससे रेल ट्रेनें बहुत ज्यादा परिचालन होता है, उसको लेकर कोई अपडेट इस वक्त? जी, यमुना का जो ब्रिज है यहाँ पे मेट्रो भी चलती है और जो रोड के ऊपर वाहनों की भी आवाजाही रहती है और बहुत ही व्यस्त ये रूट है। लेकिन पिछले दिनों जब पानी ज्यादा आ गया था तब यहाँ 4-4 फीट पानी भर गया था, तो उस वक्त यहाँ धारा 144 लागू कर दी गई थी एहतियात के तौर पे ताकि लोगों को जान माल का कोई नुकसान न हो। लेकिन इस बार इस तरह की ऐसी कोई स्थिति है नहीं। जैसे ही यहाँ यमुना का जल स्तर बढ़ने की सूचना मिली, केंद्र की जो एजेंसियां हैं जो हेल्पिंग हैंड्स बन के काम कर रही है वो तुरंत कार्रवाई करते हुए न केवल लोगों को गाइडेंस दे रही है बल्कि रूट डाइवर्ट भी कर रही है और पानी का जो बहाव जिस इलाके में रहने वाले लोगों तक प्रभावित कर सकता है उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम भी कर रही है। तो इस बार ऐसी चूक न हो इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केवल अलर्ट है बल्कि आपदा राहत, बाढ़ और इससे जुड़ी जो केंद्र की एजेंसी है वो भी मॉनिटरिंग कर रही है। इस वजह से अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई आवाजाही बाधित हो या कोई धारा 144 लगाने की स्थिति हो। जी शुक्रिया ओपी, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। तो निश्चित तौर से हथनीकुंड बैराज से आ रहा पानी दिल्ली के लिए बाढ़ की स्थिति एक बार फिर से पैदा कर रहा है, लेकिन स्थिति किस हद तक बनेगी, क्या पिछले दिनों की तरीके से होगी या उसमें के कुछ सुधार देखने को मिलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शुक्रिया ओपी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे हम ब्रेक पे जाएं उससे पहले आपको बताते हैं कि कौन सी खबर हम ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है। तो पहाड़ों में बारिश से मची है आफत, इसकी वजह अलावा रास्ते हुए हैं बंद और हिमाचल जम्मू कश्मीर भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। क्या है वहां का इस वक्त सूरत हाल, दिखाएंगे खबर विस्तार से ब्रेक के बाद। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में
ज्यादा किसानों को लाए। खरीफ फसल के लिए बीमा पंजीकरण शुरू हो चुका है, शीघ्र पंजीकरण कराएं। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश परेशानी का सबब बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में कई जगहों पर हुए भूस्खलन से तमाम जगहों पर रास्ते भी बंद हो गए हैं। हिमाचल में इस साल सामान्य से काफी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, तो उधर उत्तराखंड में बारिश के चलते चार धाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। पहाड़ से मैदान तक बारिश का तांडव जारी है। पहाड़ों में हालात बेहद खराब हैं। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण किन्नौर और शिमला जिलों में 3 स्थानों पर NH5 अवरुद्ध हो गया है। निगुलसरी में बहाली का कार्य चल रहा है। हिमाचल में इस साल मॉनसून के दौरान 24 जून से 14 जुलाई के दरमियान सामान्य से 147% अधिक बारिश दर्ज की गई है। शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में भारी तबाही हुई है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से राज्य में 27 जुलाई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आराकोट हिमाचल प्रदेश मार्ग आराकोट बाजार के पास भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बड़कोट में किसाला पुल के पास बरसाती नाले के कारण अवरुद्ध हो गया है, जिससे यात्रा रुक गई है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कई घोषणाएं की हैं। पिछले दिनों हरिद्वार में भी बहुत बड़ा जल भराव हो गया, जिससे काफी लंबा क्षेत्र उसमें प्रभावित हुआ है। 21,000 हेक्टेयर के लगभग जो है गन्ने की फसल पूरी तरह से प्रभावित हुई है। उस क्षेत्र को हमने आकलन करने के बाद आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का भी निर्णय लिया है। बिजली के बिल 3 महीनों तक स्थगित किए हैं। बैंकों के जो ऋण हैं, उन ऋणों पर भी जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उन बैंकों से हम अनुरोध करेंगे और राज्य के जो सहकारी बैंक हैं, उन बैंकों को 3 महीने के लिए ऋण स्थगित करने, ऋण की जो वसूली है उसको स्थगित करने के लिए कहा है। पहाड़ी राज्यों में हो रही वर्षा का असर मैदानों पर भी पड़ रहा है। हरियाणा के अंबाला में टांगड़ी नदी में जल स्तर बढ़ गया, जिससे इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। उधर गोदावरी के बढ़ते जलस्तर ने एक बार फिर से भद्रादी, कोटा गुडेम जिले में भद्राचलम और मनुगडूर डिवीजनों के निवासियों में भय और चिंता पैदा कर दी है। उधर विश्व प्रसिद्ध हीराकुंड बांध के जल भंडार से महानदी में रविवार को पानी छोड़ा गया। बांध के 5 गेट खोलकर एक साल बाद पानी छोड़ा गया है। बांध के ऊपरी मुहाने पर पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद बांध के जल भंडार का जलस्तर करीब 615 फुट तक पहुंच चुका है। तो फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में हिंसा और हत्या की वजह से बंद का आह्वान किया गया। क्या कुछ रही इस समय स्थिति और परिस्थिति पूरे बंगाल के ऊपर डालती रिपोर्ट एक नजर हम दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि आप सही समय पर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो आगे बढ़िए, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है, निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न 31 जुलाई 2023 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक
तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है और कोई भी अनएडजस्टेड लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसके अलावा अगर विदेश में भी है आपकी संपत्ति और आय, जरूर भरिए शेड्यूल FA और FSI। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। बात मणिपुर की। मणिपुर में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इस मुद्दे को लेकर राजनीति जारी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने आज भी इस मुद्दे पर बयानबाजी की, तो भाजपा ने भी महिला सुरक्षा के नाम पर राजनीति कर रहे तमाम दलों पर जोरदार हमला बोला। इस पूरे मामले में अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो करीब 300 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया। इस बीच मिजोरम में रह रहे मैतेई समुदाय के लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। बीते दिनों मणिपुर में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार के वीडियो के वायरल होने के बाद से राज्य में तनाव बरकरार है, लेकिन फिलहाल किसी भी प्रकार की नई हिंसा की कोई खबर नहीं है। हालात नियंत्रण में हैं। मणिपुर पुलिस भी मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और बचे हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है। दूसरी ओर शासन और प्रशासन हिंसा में प्रभावित विस्थापितों को हर संभव मदद देने के प्रयास में जुटे हैं। थौबल जिले में विस्थापित परिवारों के लिए शेल्टर होम का निर्माण किया जा रहा है। उनके लिए हर जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। 800 total families may be shifted, may be accommodated here. With these buildings, we are to provide one pond, other pond to be excavated, capacity 1,500 kiloliters of water. इसी बीच मणिपुर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने मणिपुर की घटना को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया, तो आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मणिपुर के दौरे पर पहुंची। हालांकि मणिपुर सरकार सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील कर रही है, लेकिन तमाम दल इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्र सरकार और भाजपा ने कहा कि प्रधानमंत्री के स्पष्ट बयान के बाद मणिपुर मुद्दे पर अब सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो दल इस मुद्दे पर बहस से भाग रहे हैं उन्हें संसद में चर्चा करनी चाहिए। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की माँ और बेटियां हैं। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सोमवार के दिन आइए, चर्चा में भाग लें और एक गंभीर चर्चा इन मुद्दों पर करें। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है कि सारे देश को इस पर शोक भी है, दुख भी है, शर्मसाज भी है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद कुछ और कहने का औचित्य नहीं। मणिपुर के मामले के बाद महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में चिंता जताई जा रही है। लेकिन हकीकत ये भी है कि तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा के अनुसार महिला सुरक्षा और सम्मान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। उधर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उत्तरी दिनाजपुर में भाजपा नेता की हत्या के बाद मामला एक बार फिर से गरमा गया है। भाजपा ने इस मामले पर इलाके में बंद बुलाया है। इस बीच बंगाल में महिलाओं के साथ हुए अभद्र व्यवहार को लेकर भाजपा ने ममता सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, तो कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को जमकर घेरा है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद भी हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ताजा मामला सीधे तौर पर पंचायत चुनाव से जुड़ा नहीं है, लेकिन उत्तर दिनाजपुर में भाजपा नेता की हत्या के बाद एक बार फिर मुद्दा गर्म हो गया है। असीमा साहा की हत्या के विरोध में पार्टी ने बंद का आह्वान किया। इस्लामपुर इलाके में 12 घंटे का बंद शनिवार को हुई हत्या के बाद बुलाया गया। मूल रूप से जलपाईगुड़ी के रहने वाले साहा इस्लामपुर के रामकृष्ण पल्ली में कपड़े की दुकान संभालते थे। शनिवार को कुछ युवक दुकान पर पहुंचे और रंगदारी मांगी। इनकार करने पर जान ले ली। साहा इस्लामपुर में भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष थे। तृणमूल को लोग ऐसे नहीं कहते तोलाबाज, उनका जो पूरा नेता नेत्री सब लोग हैं वो लोग पूरा तोलाबाज लोगों को चलाते हैं। ऐसे एक तोलाबाज उनको उस मार्केट से तोलाबाजी करने आ गया था और उसने हमारे असीम
ये जो लड़का है वो उसका रेजिस्ट किया और जैसे ही ये तोलाबाजी रोकने का प्रयास किया तो उनको एकदम डे लाइट में, दिन दहाड़े उनको एकदम चाकू से हत्या करके चले गए। भाजपा आरोप लगा रही है कि रंगदारी मांगने वाले अराजक और आपराधिक लोग तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। भाजपा द्वारा बंद के आह्वान को देखते हुए इस्लामपुर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई और दिन भर भारी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात रहे। दूसरी ओर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ बदसलूकी और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट को कोट करते हुए लिखा कि कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं का महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब एक महिला कराटे ट्रेनर से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी की। पीड़िता बोली, मणिपुर कांड जैसा हाल करने की धमकी दी, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस मदद नहीं कर रही, कह रही है समझौता कर लो। महिला उत्पीड़न के ऐसे ढेरों मामले हैं जहां पश्चिम बंगाल की पुलिस एफआईआर भी दर्ज नहीं करती। शर्मनाक। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति हिंसक रवैया और विशेष तौर पर सत्ताधारी तृणमूल के कार्यकर्ताओं के अराजक व्यवहार को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। सिर्फ मालदा ही नहीं बल्कि बंगाल में भी बहुत सारे जगह में चुनाव और चुनाव के उपरांत एक के बाद एक अत्याचार की घटना, महिला पे इस तरीके की असम्मान करने की घटना ये घट रही है। ये बेहद निंदाजनक है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुद्दा चुनावी हिंसा का हो या महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार का, सभी रिकॉर्ड सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति, अपराधियों को संरक्षण और प्रायोजित हिंसा की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करती है। ऐसे में मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी से प्रदेश की महिलाओं के साथ साथ देश के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब पश्चिम बंगाल में मां और मानुष ही सुरक्षित नहीं तो माटी की अस्मिता कैसे बचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आंध्र प्रदेश में आज कुरनूल में भगवान श्री राम की मूर्ति का आज शिलान्यास हुआ है। 108 फीट ऊंची यह भव्य पंचलोहा मूर्ति होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह मूर्ति सनातन संस्कृति को और अधिक आगे बढ़ाएगी। मैं आशा करता हूं कि ये मंत्रालय में स्थापित 108 फुट ऊंची प्रभु श्री राम की प्रतिमा, जिसका आज शिलान्यास हुआ है, युगों युगों तक समग्र दुनिया को हमारे सनातन धर्म का संदेश पहुंचाएगी और वैष्णव परंपरा को देश और दुनिया में मजबूत करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां अनेक सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। डीडी न्यूज को दिए खास इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। जब देश की संसद ने यह फैसला किया 5 अगस्त को, ऐतिहासिक फैसला, उसके बाद से लेकर के आज तक 3-4 बड़े परिवर्तन आप महसूस कर सकती हैं। एक, स्ट्रीट वायलेंस जो कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित हुआ करता था वो पूरी तरह बंद हो गया। बंद कॉल्स जो अलगाववादी आतंकवादी संगठनों के द्वारा या पड़ोसी देश के द्वारा दिया जाता था वो पूरी तरह से बंद हो गया। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ का आम नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अब जी रहा है। अनेक बातें और मैं कह सकता हूँ कि 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 7 नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, निफ्ट, अनेक ऐसे इंस्टीट्यूशंस, 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट, मैंने ढेर सारे PMDP में और भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बाकी डेवलपमेंट के लिए प्रयास किए हैं और पैसे दिए हैं। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन का पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में सात्विक चिराग ने शीर्ष वरीयता प्राप्त इंडोनेशियाई जोड़ी को 17-21, 21-13, 21-14 से शिकस्त दी है।
सात्विक चिराग का ये इस साल का तीसरा वर्ल्ड टूर खिताब है। और न्यूज नाइट के अंत में आपको जाते छोड़ जाते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनआईए ने तमिलनाडु में 24 जगहों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई साल 2019 में पीएम के नेता के रामलिंगम की हत्या की जांच के सिलसिले में की गई है। एनआईए ने पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद तमिलनाडु में कई बार छापा मारा है। देश में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन भारत के पहले रेडियो प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक है। भारत का पहला रेडियो प्रसारण 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से शुरू हुआ। एनएसजी की एक टीम ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में उस रेस्टोरेंट में पहुंचकर जांच और पूछताछ की है जहां 18 जुलाई को विस्फोट हुआ था। इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और अन्य 9 घायल हुए थे। बिहार के नालंदा के एक गांव में बोरवेल में गिरे एक बच्चे को बचा लिया गया है। 5 से 6 घंटे का बचाव अभियान चलाकर बच्चे को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाला। जामिया मिलिया इस्लामिया का शताब्दी वर्ष दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह में भाग लिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम कई असाधारण उपलब्धियां दर्ज हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में व्यापारी से ऑनलाइन गैम्बलिंग के जरिए ठगे 58 करोड़ रुपए। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बुकी के घर छापेमारी कर 17 करोड़ से ज्यादा मूल्य की नकदी और सोना बरामद कर लिए। दिल्ली में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार हो चुका है। आगामी 26 जुलाई को दिल्ली में पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स भारत में G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा।